कैसे हैं आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग आर के मर्टन जी की थ्योरी को उनसे रिलेटेड जो बुक्स है उसको देखेंगे। और ये जो क्लास है ये आपका यूजीसी नेट, झारखंड लेडी सुपरवाइजर और यूपी पीजीटी के सिलेबस में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। या बोल सकते हैं कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसमें आपको ये टॉपिक बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आर के मर्टन जी का जन्म हुआ था। मैं कुछ यहाँ पे आप लोग को डाटा लिख के दूंगी और कुछ मैं बोलूंगी, उसको आप लोग नोट करते चलिए। तो आर के मर्टन का जन्म हुआ था 4 जुलाई, इनका जन्म लिख लीजिए 4 जुलाई 1910 यूएसए में। और इनकी मृत्यु की अगर बात की जाए, आप लोग को मैं जो बोल रही हूँ उसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इसको लिखते चलिए। 23 फरवरी 2003 को अगर इनकी बात की जाए तो ये पार्सन्स महोदय के शिष्य थे। बाद में इनके ये सहयोगी भी बन गए थे पार्सन्स महोदय। और ये आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापक पिता इनको माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है तो आर के मर्टन जी ने। और इन्होंने अपराध विज्ञान के उप क्षेत्र के में भी बहुत सारे उन्होंने काम किया है। किस क्षेत्र में? अपराध विज्ञान में भी उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न किया है। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है वो देख लीजिए। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी 1938, द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज या साइंस 1912, जिसमें इनके जो सहयोगी थे वो गुडविच महोदय थे। ऑर्थोडेटिकल सोशियोलॉजी 1990 में, सोशियोलॉजी एम्बियलेंस 1976 में, सोशियोलॉजी टुडे, कार्ल मैनहेम सोशियोलॉजी, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी और डिस्कशन ऑन पर्सन्स, ये सारे इनके इंपॉर्टेंस बुक्स है जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इनके अगर इंपॉर्टेंस वर्ड्स की तरफ देखा जाए, इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यों को किया है, तो इन्होंने स्वयं कार्यान्वित भविष्यवाणी के संदर्भ में बात की है, आत्म पराजय भविष्यवाणी, विज्ञान का समाजशास्त्र के विषय में ये बात करते हैं। फिर इनका मर्टन का विचलन का तनाव सिद्धांत महत्वपूर्ण है, व्यवहारिकता, प्रेरणा स्रोत, मार्टेनियन मानदंड, मर्टन सिद्धांत और मैथ्यू प्रभाव, इन सभी क्षेत्रों में इन्होंने महत्वपूर्ण अपने कार्यों को संपन्न किया है। इनके थ्योरीज के संदर्भ में बात करें, क्योंकि इनके थ्योरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनकी जो थ्योरी है वो है, सबसे पहले हम लोग थ्योरी को देखेंगे। इनकी फर्स्ट थ्योरी है, इनकी जो पहली थ्योरी हो जाएगी वो है संदर्भ समूह। क्या हो जाएगी? संदर्भ समूह। देखिए संदर्भ समूह क्या होता है? संदर्भ समूह में अगर इसकी बात की जाए तो इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है सदस्यता समूह और दूसरा होता है गैर सदस्यता समूह। गैर सदस्यता समूह। ठीक है, संदर्भ समूह के दो भाग होते हैं, सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति सोसाइटी के अंतर्गत रह रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपका एक स्टूडेंट का ग्रुप है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रोफेसर लोग को देखते हैं, टीचर लोग को देखते हैं, तो आपके मन में ये इच्छा होती है कि काश मैं भी एक दिन इनके जैसा टीचर बनूंगा। मतलब आप उस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, टीचर वाले ग्रुप में, स्टूडेंट ग्रुप से छोड़ के आप टीचर वाले ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। मतलब आपका जो संदर्भ है जिसमें जाने का,
तो आप आपकी जो इच्छा रहती है जिस ग्रुप में जाने की, उसी को क्या बोला जाता है, संदर्भ समूह बोला जाता है। तो संदर्भ समूह में एक में तो सदस्यता समूह, जिसके कि आप ऑलरेडी है, मान लीजिए आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट इसमें सदस्यता समूह के अंतर्गत आ जाएंगे। आप टीचर बनना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गैर सदस्यता समूह हो जाएगा, जिसके बारे में आप चाहते हैं कि इनके ग्रुप में हम जैसे शामिल हो, तो यही है इनका संदर्भ समूह। ठीक है, नेक्स्ट इनकी जो थ्योरी है वो है भूमिका आदर्श। क्या है, भूमिका आदर्श इनकी नेक्स्ट थ्योरी है, जिसको कि बोला जाता है रोल मॉडल। रोल मॉडल हर एक के जीवन में, जैसे हम लोग को छोटे में ऐसे लिखने के लिए आता था ना कि अपने एम ऑफ लाइफ लिखिए, उसी तरह से आता है कि रोल मॉडल। तो हर एक के जीवन में एक लक्ष्य होता है, एक जो व्यक्तित्व होते हैं उससे प्रभावित होकर हम लोग सोचते हैं कि एक दिन हम भी उनके जैसा बनेंगे। आप महात्मा गांधी जी से प्रभावित है तो आप भी सोचते हैं कि महात्मा गांधी की नीतियों को अपनाएं, आप उनके जैसा बनिएगा। आप स्वामी विवेकानंद जैसा बनिएगा, आप मदर टेरेसा जैसा बनिएगा। तो ये जो हमारी सोच है कि एक हमारा जो व्यक्तित्व जो दूसरे का है, वो हमको जो अच्छा लगता है उनके जैसा जो हम बनना चाहते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, रोल मॉडल। बोला जाता है कि ये मेरे रोल मॉडल है, इनको हम बहुत पसंद करते हैं, इनके जैसा हम बनना चाहते हैं। तो ये था इनका नेक्स्ट थ्योरी, क्या था, रोल मॉडल। ठीक है, उसके बाद फिर इनकी जो नेक्स्ट एक और हम लोग की थ्योरी देखेंगे, इनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो हम लोग आज को कवर कर लेंगे। नेक्स्ट इनकी थ्योरी है आदर्श, आप लोग लिखते लिखते चलिए, शून्यता। इनकी नेक्स्ट थ्योरी क्या है, आदर्श शून्यता। आदर्श शून्यता क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति का लक्ष्य होता है और उस व्यक्ति के लक्ष्य को वो अपना कहाँ पे पूर्ति करता है, तो सोसाइटी के अंतर्गत। मतलब इसमें एक व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति का एक लक्ष्य होगा और उस लक्ष्य की पूर्ति वो कहाँ कर रहा है, तो सोसाइटी के अंतर्गत रह के कर रहा है, क्योंकि सोसाइटी से बाहर तो किसी भी व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसमें आदर्श शून्यता में क्या होता है कि इसको फिर इन्होंने 4 भागों में बांटा है। वे 4 भाग कौन कौन से हैं, अनुरूपता। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपका जैसा लक्ष्य है, आपका जो एम है, वैसा ही आपको साधन मिल रहा है, जिसके कारण आपको साध्य की प्राप्ति हो रही है, जिसको अनुरूपता। मान लीजिए कि आप टीचर बनना चाहते हैं, आप झारखंड लेडी सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, ये आपका लक्ष्य है, तो इसके लिए आपको साधन मिल रहा है, यूट्यूब है, बुक्स है, और आप इसको मिलने के बाद क्या हो रहा है कि आप अपने साध्य तक की प्राप्ति कर रहे हैं, यानी आप अपने लक्ष्य तक की प्राप्ति कर रहे हैं। डी नंबर क्या बोला जा रहा है इसमें, आवाचार। आवाचार में क्या होता है कि इसमें हमारा लक्ष्य होता है, उसमें सोसाइटी भी रहता है, समाज भी रहता है। ठीक है, हमारा लक्ष्य है, हम समाज के अंतर्गत रह रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि हमें साधन नहीं मिल रहा है, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें जो साधन नहीं मिल रहा है उसको बोला जाएगा अवाचार। सी इन्होंने बात की है विधियां। क्या बात की है, विधियां। ठीक है, इसमें साधन है, साधन तो आपको मिल रहे हैं लेकिन आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है, मतलब आप ऐसे ही जीवन जी रहे हैं लेकिन आपका कोई मोटिव नहीं है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको समाज में ये हासिल करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। डी नंबर में बात करते हैं वापसी। वापसी में क्या हो रहा है, साधन है लेकिन आपका साध्य नहीं है, जिसके कारण आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। और फिफ्थ जो इन्होंने पॉइंट बताया है वो है विद्रोह, अर्थात यहां पे आपके साधन है, साध्य है आपके,
लेकिन जब आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, विद्रोह कहलाएगा। ये आर.के. मर्टन जी का आदर्श शून्यता का सिद्धांत था। तो इसमें आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आदर्श शून्यता का सिद्धांत किनका था, तो आपको लिखना होगा आर.के. मर्टन। भूमि का आदर्श किनकी अवधारणा है, आर.के. मर्टन। संदर्भ समूह किसकी अवधारणा है, तो आर.के. मर्टन। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फोर्थ जो इनकी थ्योरी है, इतना तक आप लोग लिख लिए, यहाँ पर मैं बीच में लाइन खींच दे रही हूं। फोर्थ जो इनकी थ्योरी है, भविष्य योक्ति, स्वतः साधक भविष्य योक्ति। क्या है, स्वतः साधक, ये सब इनकी थ्योरीज हैं। भविष्य योक्ति, भविष्य योक्ति, ये इनकी क्या है, थ्योरी है। देखिए, स्वतः साधक भविष्य योक्ति को हम लोग भविष्य के बारे में बात की जा रही है। भविष्य को ऐसे समझ सकते हैं कि आपके परिवार के सदस्य हैं, ठीक है, वो आपको जो आपसे बड़े हैं वो बोल रहे हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। ये वो क्या कर रहे हैं, आपके लिए भविष्य कर रहे हैं कि अगर मेहनत करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा, पढ़ाई नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, ठीक है। आपने पढ़ाई की, आपका रिजल्ट भी अच्छा आ गया, तो फिर वही व्यक्ति क्या बोलेगा, देखा मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेहनत करोगे तो रिजल्ट अच्छा होगा। और बाई चांस अगर आपका रिजल्ट खराब आ गया तो फिर वही व्यक्ति बोलेंगे, देखा मैंने पहले ही बोला था कि पढ़ाई करो, मेहनत करो, नहीं तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। मतलब स्वतः ही साधक भविष्य योक्ति कर दिया जा रहा है कि वो पहले ही बोल दे रहे कि ऐसा करने से तुम्हारा काम ऐसा होगा। तो वह किनका था थ्योरी, आर.के. मर्टन जी का था, स्वतः साधक भविष्य योक्ति। उसके बाद इनकी नेक्स्ट थ्योरी है, हम लोग देखते हैं इनकी नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है, प्रकार्य। इनकी थ्योरी का नाम क्या है, प्रकार्य, ठीक है। तो ये जो प्रकार्य है, इसमें इन्होंने फिर इसके 4 भाग बांटे हैं। प्रकार्य को अनुभूति मूलक प्रकार्य भी बोला जाता है। तो इसके जो 4 भाग है, सबसे पहला है प्रकट प्रकार्य। क्या है, प्रकट प्रकार्य। द्वितीय है इनका प्रच्छन्न प्रकार। मैं सबको एक एक करके आपको समझाऊंगी। प्रच्छन्न प्रकार्य। तीसरा इन्होंने जो प्रकार्य की बात की है वो है अकार्य। क्या है, अकार्य। और फोर्थ जो इन्होंने बात की है वो है दुष्प्रकार्य। क्या है, दुष्प्रकार्य। तो प्रकार के इन्होंने कितने भेद बताए हैं, 4 भेद बताए हैं। जो प्रकट प्रकार्य है, इसमें व्यक्ति जो चीज चाहता है और वो चीज होना चाहिए, उसकी इच्छा होती है कि वो चीज हो जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रकट प्रकार्य के अंतर्गत हो जाएगा। मतलब सोसाइटी के अंतर्गत वो रह रहा है, सोसाइटी के अंतर्गत रहते हुए उसके जो भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति हो रही है, तो वो उसको क्या बोला जाता है, प्रकट प्रकार्य बोला जाता है। वो समाज के अंतर्गत जो भी क्रियाओं को कर रहा है वो सब प्रकट प्रकार्य के अंतर्गत आएंगे। प्रच्छन्न प्रकार, प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है कि छुपा हुआ। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति चाहता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी वो चीज हो जाए तो वो क्या हो जाता है, प्रच्छन्न प्रकार्य के अंतर्गत होगा। मान लीजिए कि इसमें प्रकट प्रकार्य में व्यक्ति चाह रहा है कि हम सोसाइटी के अंतर्गत रह रहे हैं, तो कोई फेस्टिवल आता है, जैसे अभी दशहरा आ रहा है, तो दशहरा में वो चाहता है कि रामलीला करवाए, तो ऐसा वो चाहने के बाद वो रामलीला का आयोजन करता है, तो ये तो प्रकट प्रकार्य के अंतर्गत हो गया। अब प्रच्छन्न प्रकार्य में क्या हो रहा है कि व्यक्ति चाह रहा है कि वो रामलीला का आयोजन करे दशहरा में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक जाति विशेष, कोई एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा अगर किसी प्रकार का दंगा फसाद उस समय हो जाता है, ठीक है। रेल हम लोग सुनते हैं ना न्यूज़ में कि जब महावीर जयंती है, उसके बाद जब दशहरा में रैली निकली तो फिर दंगा हो गया। तो ऐसा चाह नहीं रहा है,
कोई सोसाइटी के अंदर व्यक्ति क्या रहे, वो चाहता है कि हम कोई चीज़ का धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का विघ्न पैदा हो, चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी कारणवश किसी भी अराजक तत्व के द्वारा अगर किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, प्रच्छन्न प्रकार्य बोला जाता है। हम लोग देखिएगा अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रच्छन्न बेरोजगारी सुनने में हम लोग को मिलता है। प्रच्छन्न का मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है, वो कार्य छुपा हुआ है लेकिन फिर भी वो चाहता नहीं है, कोई समाज के अंदर कोई व्यक्ति उसको चाहता नहीं है लेकिन फिर भी वो कार्य हो जाएगा तो वो प्रच्छन्न प्रकार्य के अंतर्गत आएगा। और अकार्य में मतलब कि व्यक्ति सोसाइटी के अंतर्गत कोई काम कर रहा है तो वो मतलब कुछ भी कर रहा है, कोई भी क्रिया कर रहा है जिससे सोसाइटी को किसी प्रकार का अगर प्रभाव ना पड़े तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, अकार्य के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब वो जो भी क्रियाएं कर रहा है, मान लीजिए जब साइकिल चला रहा है तो इसमें सोसाइटी को क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, अकार्य के अंतर्गत। और दुष्प्रकार्य में क्या होता है कि समाज की जो एक व्यवस्था होती है, ठीक है, उस व्यवस्था को अगर किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न करने का कोई कोशिश करता है, सोसाइटी की व्यवस्था को अगर विघ्न उत्पन्न करना चाहता है तो वो दुष्प्रकार्य के अंतर्गत आएगा। जैसे चोरी हो गया, डकैती हो गया, छीनताई हो गया, तो ये काम किसी व्यक्ति के द्वारा ही किया जा रहा है सोसाइटी में रह के, जिसका कि समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो दुष्प्रकार्य का प्रभाव पड़ रहा है। ये बेसिकली किससे रिलेटेड होता है, समाज की व्यवस्था से रिलेटेड होता है, जिसको कि क्या बोला जाता है, दुष्प्रकार्य बोला जाता है। तो आई होप आप लोगों को मर्टन जी की ये पांचों थ्योरी अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। और इनकी एक और महत्वपूर्ण थ्योरी है जिसको मैं डिस्कस कर लेना चाहती हूँ, एक और 6 नंबर में आप लिख लीजिए। इनकी थ्योरी है मिडिल रेंज थ्योरी, ठीक है, जिसके लिए ये जाने जाते हैं, मिडिल रेंज थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें वे बताएं कि इसका हिंदी है मध्य अभिसीमा का सिद्धांत। इसमें आर के मर्टन जी बताते हैं कि सोसाइटी के अंतर्गत जो बड़े बड़े समाजशास्त्री हैं, जैसे इमानुएल दुर्खाइम हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, मैक्स वेबर हो गए, तो इन्होंने जो सिद्धांतों को दिया, बहुत बड़े बड़े सिद्धांतों को दिया है, तो सभी लोग उसको फॉलो नहीं कर सकते इतने बड़े बड़े सिद्धांतों को। और कुछ समाजशास्त्र के अंतर्गत ऐसे भी समाजशास्त्री हैं जिनको कि हम लोग को पढ़ना नहीं, मतलब वो कोई उनका कोई काम ही नहीं है, वो बिना मतलब के समाजशास्त्र के विषय को बड़ा कर रहे हैं, उनकी थ्योरी को बड़ा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को उनको पढ़ना पड़ रहा है। तो वो छोटे सिद्धांत भी हो गए, एक तरफ तो बहुत बड़ा व्यापक सिद्धांत है और एक तरफ बहुत छोटा सिद्धांत है। तो इसलिए आर के मर्टन जी बोलते हैं कि हमें इस प्रकार के थ्योरीज को लाना चाहिए, इस प्रकार के सिद्धांत को लाना चाहिए जो कि आम जनता तक पहुंच सके और आम जनता उसको फॉलो कर सके। हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा व्यापक बड़ा और ना बहुत ज़्यादा छोटा। तो इसलिए वे बोलते हैं कि हमें मध्य अभिसीमा का सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात हमें मिडिल रेंज थ्योरी का अपने सोसाइटी में, अपने लाइफ में प्रयोग करना चाहिए। जिसकी बात कौन कर रहे हैं, तो आर के मर्टन जी कर रहे हैं। ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास से हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए, हम लोग इससे रिलेटेड MCQ भी करेंगे। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।